हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सभी के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से एग्जाम्स डिप्लोमा वालों के लिए होते हैं, कौन से एग्जाम बीटेक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होते हैं, कौन से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ डिप्लोमा वाले एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिप्लोमा लेवल के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि उनकी सैलरी क्या होती है। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगा क्या उनमें इंटरव्यू होता है या नहीं, एक पेपर होते हैं या दो पेपर होते हैं। तो ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल मिलने वाली है। पहले अगर आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अनअकैडमी के बारे में आप जानते होंगे। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। यहाँ पर भाई अगर आप गेट एग्जाम 23 वाले को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपने सीएससी किया है तो यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहे हैं 2 फरवरी से, तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं। आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इनका सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदोगे और DK10 कोड लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही सिविल वालों के लिए यहाँ पर इनके बैचेस हैं, ठीक है। टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हो और 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। हर इंसान मतलब कोई भी खरीदे, बस आप DK10 कोड लगा लें, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर ये मैकेनिकल वालों के लिए है, और यहाँ पर ये केमिकल वालों के लिए है, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ठीक है। और आपका ECE ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है तो आप ECE वाले भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाते। तो डाउट आराम से यहाँ पर आप क्लियर कर पाओगे। अपना रेज या हैंड करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। साथ ही में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल को स्कैन करके उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखते हैं। मेंटर मतलब आपको एक राइट स्ट्रेटजी बताई जाती है पेपर को लेके, ठीक है। आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लैरिफाई किए जाते हैं, आपके जो डाउट होते हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। और भाई अगर आप अनअकैडमी पर बैच परचेज करना चाहते हो तो आज लास्ट डेट है 2 फरवरी। अगर आज आप बैच परचेज करोगे तो आपको 10% का नहीं 20% का डिस्काउंट मिलेगा DK10 कोड यूज करने पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, नीचे से आप जाके बैच देख सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो भाई अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गेट का सब्सक्रिप्शन ले लेना, कोड DK10 लगा देना। अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से या तो अपना डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है या दोनों की है, तो आप कौन कौन से एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम है यहाँ पर इसरो का एग्जाम। इसरो आप सभी जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक अपने आप में सबसे रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जितनी भी बार इसरो के लिए एग्जाम के लिए बताया, सबसे ज्यादा मैं इसी एग्जाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा एग्जाम लगता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन लगता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ रेस्पेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में है। सैलरी सबसे ज्यादा यहाँ है, ग्रोथ यहाँ पर है। देखो, गवर्नमेंट जॉब ऐसी बात नहीं है, सैलरी इस डिपार्टमेंट से ज्यादा भी, मैं कुछ डिपार्टमेंट अभी बता रहा हूँ वहां भी सैलरी होगी, लेकिन यहाँ पर रेस्पेक्ट होती है ना, जो एक सोशल रेस्पेक्ट होती है, वो बहुत है मेरे भाई। अभी इसरो का पैटर्न समझ लेते हैं। इसरो का पैटर्न होता है, कोई भी 2 एग्जाम नहीं कराता इसरो, एक एग्जाम कराता है। रिटन एग्जाम होता है वो आपका, उसके बाद आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इंटरव्यू क्लियर करना आपको नेसेसरी होता है। और यहाँ पर एक बात बताऊं, इस इंटरव्यू से मत डरना। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में, इसरो के इंटरव्यू में रह जाता है। मैं किसी और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, इसरो के इंटरव्यू में रह जाता है। वो 1000 में से 10 लोग ऐसे होते हैं, 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाता, वरना क्रैक कर लेते हैं। तो इंटरव्यू से मत घबराना। साथ ही में अगर मैं सैलरी की बात करूं, कम से कम अगर आप डिप्लोमा के बाद भी, क्योंकि देखो इसमें डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, जैसे कि टेक्निकल पोस्ट पर, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आ रही होती है, या डिफरेंट पोस्ट के लिए बीटेक वालों के लिए वैकेंसी आ रही होती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डिप्लोमा की पोस्ट से भी जाओगे तो 55,000 तो डिप्लोमा वाले को मिलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर। बीटेक की लेवल पे जाओगे, बीटेक की लेवल पे कोई एग्जाम क्रैक करोगे तो बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही होती है, 70-80 हजार रुपये आप टारगेट मान लो, शुरुआत में इतनी सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसमें मैंने बता दिया डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के लिए 2 अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाला अप्लाई करेगा, बीटेक वाली पोस्ट के लिए बीटेक वाला अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं DRDO, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
बेसिकली इसरो के बारे में आप सभी जानते होंगे। बेसिकली ये जो स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसरो करता है, लेकिन डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आप नहीं जानते हैं। तो देखो, डीआरडीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च, जैसे कि आप समझ लो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो डिफेंस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए ये क्या करते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इनके लिए ये वेपन्स बना रहे होते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे होते हैं, इनके लिए मिसाइल सिस्टम बना रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें डीआरडीओ कर रहा होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हो सकता है कि अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको मिसाइल वगैरह पे काम करने के लिए मिले, आपको कोई ऐसा वेपन, किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मौका मिलेगा जो कभी आप जीवन में नहीं सोच सकते हो कि आप ऐसे लोगों के साथ आने वाले टाइम में काम कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पहला इसका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। शुरुआत में कम से कम सैलरी 50-55 हजार रुपये मिल रही होती है, और अगर शुरुआत में बीटेक के बेसिस पे जाओगे तो 70 हजार की समथिंग मिल रही होती है। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्स 55 हजार से 80 हजार मान सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी आती है, दोनों अपनी अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों एग्जाम्स का ये कोई निश्चित नहीं होता कि कब वैकेंसी आती है। जैसे कुछ एग्जाम्स का होता है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, इस टाइम पे आएंगी, इनका कुछ नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है आरआरबी, जेई और ए। बहुत अच्छा एग्जाम है और सबसे इजी एग्जाम मुझे ये लगता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आरआरबी, जेई का एग्जाम सबसे इजी होता है। बेसिकली डिप्लोमा बेसिस पे होता है। जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है बीटेक के बेसिस पे। अगर मैं इन दोनों एग्जाम की कंपेयर में इस एग्जाम को कंपेयर करूँ तो बहुत सिंपल आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके दो एग्जाम होते हैं। प्री एग्जाम होता है जिसमें पूरा नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल से मेरे भाई आप समझ सकते हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है इसमें जैसे कि मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ते हैं वो पहले पेपर में पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन इसके लिए तो मैं अलग से वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद दूसरे पेपर में वही पूछा जाता है जो आप डिप्लोमा या बीटेक के अंदर पढ़े हो। और इसमें क्या, जेई लेवल के एग्जाम के लिए जो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है, क्या उसमें बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। जैसे कि सपोज आरआरबी में जेई की वैकेंसी आई, जूनियर इंजीनियरिंग की, रेलवे बोर्ड में जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई डिप्लोमा वालों के लिए, क्या इसमें बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है? जिसने डिप्लोमा नहीं किया, क्या वो बंदा अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बीटेक वाला कर सकता है, बीई वाला कर सकता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अगर वैकेंसी आएगी तो इसमें डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है। और इसकी शुरुआत की सैलरी कम से कम आप 34,000 मिल रहे होंगे। अगर मैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात कर लूं तो ये जाती है 38 to 40,000 के समथिंग आपको मिलेगी शुरुआत में, जेई की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए देखोगे तो आपको 60,000 के समथिंग मिलेगी। और अगर आप 65,000 ऑल अलाउंसेस वगैरह लगा के मिल रहे होंगे। और जैसे कि बताया डिप्लोमा वालों के लिए जेई की वैकेंसी, लेकिन इसके लिए भी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईएससी एग्जाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। आपको पता है यूपीएससी इंडिया का एक और एग्जाम कराता है जिसके बारे में आप जरूर सुना होगा, आईएएस। अभी दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, और ये होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है। इसमें बेसिकली प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और दोनों में ही टेक्निकल पूछा जाता है। लेवल बहुत टफ होता है, बहुत टफ नहीं लेकिन टफ होता है। मतलब इसरो का अगर मैं देखूं तो इसरो से टफ आ रहा होता है आपका ईएससी, और इसको सिर्फ बीटेक वाले दे सकते हैं। प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। बीटेक वाले सिर्फ अप्लाई करेंगे और इसमें सैलरी 70-80 हजार रुपए शुरुआत में मिल रहे होंगे आपको, लेकिन इसमें पोस्ट आपको बहुत अच्छी मिल रही होगी, आपको एक अच्छी रेपुटेटिव जॉब मिल रही होगी, और ये सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाकर आपको इतना मिल रहा होगा। उसके बाद एक एग्जाम होता है गेट का। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई बंदा बीटेक कर रहा है उसको गेट के बारे में नहीं पता होगा। गेट सबको पता है। तो गेट बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है जो कि बीटेक वाला स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना है, इसको डिप्लोमा वाला नहीं दे सकता, इसको बीटेक वाला देता है। और इस एग्जाम को देने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप हायर स्टडी में चले जाओ। हायर स्टडी क्या, अभी जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो एमटेक कर सकते हो। कहाँ से? जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। क्या इतना आसान है? नहीं मेरे भाई। देखो गेट को आप क्लियर कर सकते हो, 33 पॉइंट कुछ मार्क्स पे आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको अगर टॉप आईआईटीज में जाना है तो टॉप 500 में अपनी जगह बनानी पड़ेगी।
ट्रिपल आईडीज में जाना है तो टॉप 1000 में अपनी जगह बनानी पड़ेगी अपने उस हिसाब से, मतलब हर कॉलेज जितनी अच्छी कॉलेज में जाएंगे उतनी अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी गेट एग्जाम के अंदर। अब आप कहोगे देखो मैं डिप्लोमा मतलब मैं बीटेक कर रहा हूँ, अब मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे करनी है जॉब, तो आप पीएसयूज में जा सकते हैं। पीएसयूज क्या होती है भैया, हमें ये समझा दो। पब्लिक सेक्टर बेसिकली यूनिट्स होती हैं, जैसे कि उस पर 51% तो आपका गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसे सेक्टर होते हैं ये जिसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट किसी इंसान प्राइवेट कंपनी का आधा आधा शेयर होता है। तो क्या इसमें जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल लाइबिलिटी होती है, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब क्या है, आपका एक ऐसा सीन है कि वहां पर आप स्टेबिलिटी समझ सकते हो, वहां पर आपकी जॉब नहीं जाएगी चाहे कोविड आए। जैसे कि आपने देखा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब गई कोविड के टाइम में, कुछ भी होता है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहता है इंसान के पास स्टेबिलिटी है, उसे पता है कि कल को कुछ भी हो मुझे सैलरी आएगी, बिल्कुल मैं काम करने नहीं जाऊँ मेरी सैलरी आएगी। तो वही सीपीएसयू का है। तो ये मत समझना कि पीएसयू में आप अगर कोविड आ गया तो निकाल दिया जाएगा, नहीं, गवर्नमेंट से भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी आपको पीएसयू में देखने को मिल रही होती है। और इस एग्जाम को निकालने के बाद अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारी पीएसयू, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी पीएसयू होती है जिसमें वो जा सकते हैं, तो मैं ढूंढ के रिसर्च करके लेके आया हूँ। ये सारी ऐसी पीएसयू हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा सकता है, जैसे कि आपकी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BHEL, SAIL, NTPC, BEL, HPCL, GAIL गेल हेल, ONGC पावर ग्रिड, NHPC, NPCAR। तो आपको क्या करना है, गेट एग्जाम देना है, अच्छा स्कोर करना है, उस स्कोर के बेसिस पे ये आपको हायर कर रहे होंगे। इनका कोई एग्जाम नहीं होगा, आप डायरेक्ट इस गेट एग्जाम के थ्रू जाओगे और ये बस बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ एक इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट का स्कोर क्या है। सपोज एक चीज डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे कि BARC है, BARC ने अपनी रिक्वायरमेंट करी कि भैया उनको 80% चाहिए, अगर किसी बच्चे के गेट में 80% आए हैं तो वो BARC में जा सकता है। तो जैसे अगर आपके 79% आए तो आप BARC में नहीं जा सकते, लेकिन HAL ने ये कह दिया कि जिन बच्चे के 75 से अबव है वो जा सकता है, तो आप HAL में जा सकते हैं। तो ये फंडा होता है पीएसयूज का। लेकिन ये बोलते हैं कि आप यहाँ पे एग्जाम देने आए हो, हमारे यहाँ पे आपको आने के लिए एक इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इंटरव्यू नाम के लिए होता है, अगर आप गेट में अच्छा स्कोर कर लोगे, इनकी कट ऑफ तक पहुंच जाओगे तो आपको इंटरव्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाम के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। अब एक बात आ जाती है कि भैया ये जो गेट एग्जाम है ना, इसको बीटेक वाले दे सकते हैं, डिप्लोमा वालों को क्या डिप्लोमा वाले बीएससी में नहीं जा सकते क्या? ये जो भेल है या सेल है एनटीपीसी, इसमें डिप्लोमा वाले नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना, बताऊंगा कैसे जाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको इसका गवर्नमेंट मतलब गेट एग्जाम देना है बीटेक वालों को, तो बीटेक वाले तो ऐसे जाएंगे। डिप्लोमा वाले कैसे जाते हैं वो बता देता हूँ। डिप्लोमा वालों के लिए अलग से जेई लेवल की या डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालते हैं, उसमें आप अप्लाई करो, उसके थ्रू आप उस एग्जाम को दोगे। मतलब इनका स्पेशल एग्जाम हो रहा होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जेई की टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे, जेई की पोस्ट पे एंड डिफरेंट पोस्ट पे हो रहा होता है, अपनी अपनी अलग अलग पीएसयू के हिसाब से आप उस एग्जाम को दो। एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा वाले भी हर पीएसयू में जा सकता है बंदा, जैसे कि अभी एनएचपीसी में वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए, तो ये चीजें ध्यान रखना। पावर ग्रेड में डिप्लोमा वालों के लिए अभी कुछ टाइम पहले वैकेंसी थी, तो ये आपके जा सकते हैं इसमें। अभी आप ये पूछोगे कि ये देखो हमें लगता है कि वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब इन सब में जॉब आती है, लेकिन क्या दिक्कत है मेरे भाई, हमको पता नहीं चलता कब जॉब आई, मेन दिक्कत आती है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना है, देखो दो ऑप्शन है। पहला ONGCcareer.com डालोगे या ONGC की ऑफिशियल, जैसे इनकी डिफरेंट हर 15 दिन बाद 16 दिन 20 दिन बाद चेक करते रहो इन पीएसयू की वेबसाइट की करियर सेक्शन में जाके, एक ऊपर करियर सेक्शन मिल जाएगा कहीं आपको देखने को, वहां पे जाके देखने को मिल जाएंगी वैकेंसी कितनी किस पोस्ट के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनमें जब भी वैकेंसी आती है मैं नोटिफिकेशन दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे क्या होगा कि जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मतलब इस चैनल पर कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे कि आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद वो है आपका डिफेंस। देखो डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती है। आप देखो कोई भी डिफेंस हो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत तो पड़ती है। जैसे कि अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो इसमें ये अपना
जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं वो कैसे करते हैं, एक इनका एग्जाम होता है हर साल, शायद साल में ही 2 बार होता है, आई एम नॉट कंफर्म, बट एक बार तो 100% होता है, बट मुझे ऐसा मतलब 2 बार भी होता है शायद, लेकिन एक बार कंफर्म होता है। इस बात को ध्यान रखो कि एफकेट एग्जाम होता है और ये हर साल होता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए ये हायर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, और इसकी सैलरी आप हैरान हो जाओगे, 80,000 तो शुरुआत में मिल रहे होते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई सिर्फ बीटेक वाले कर सकते हैं। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। और अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें एक एग्जाम होता है, फिर आपके इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो इस तरह से होता है। और उसके बाद एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है। आपने कहा कि मतलब वैसे तो मुझे ये पहले नंबर पर रखना चाहिए था एसएससी जेई, लेकिन एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ रही होती है, तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक एसएससी जेई एग्जाम की टारगेट करके इसको तैयारी कर रहे होते हैं। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप एसएससी जेई को टारगेट करो, कोई भी जेई लेवल का एग्जाम निकाल दोगे, आरआरबी जेई आराम से निकाल दोगे अगर आपने अपनी तैयारी एसएससी जेई लेवल की कर ली। और देखो एक और बात बताता हूँ, अगर आपने बीटेक करी है और आपको पता है आप बहुत अच्छे होशियार हो, आप अच्छा कर सकते हो, तो आप गेट लेवल की तैयारी लेके चलो। अगर आप गेट लेवल की तैयारी लेके चलोगे तो इसरो और डीआरडीओ आराम से निकाल दोगे। मतलब अगर आप गेट और ईएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसरो और डीआरडीओ निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मीडियम हो, आप उतने हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, तो फिर आप जेई लेवल की जो डिप्लोमा के बेसिस पे एग्जाम होते हैं, जैसे आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, जेई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी लेके चलो और उन एग्जाम्स को टारगेट करो। आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगी बात है। तो एसएससी जेई के बारे में बात कर रहा था। एसएससी जेई एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, हर साल इसमें वैकेंसी आती है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है, शुरुआत में 35-40 हजार रुपये आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। अगर इसके पेपर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एक प्री टेस्ट होता है, प्री टेस्ट में 100 नंबर का टेक्निकल पूछा जाता है, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, फिर उसके बाद मेंस पेपर हो रहा होता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इसमें इंटरव्यू होता है, नहीं होता डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जाम। हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपीपीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, उसमें आपकी वैकेंसी आती रहती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर साल में वैकेंसी आती रहती है लगभग, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जैसे कि आपका दिल्ली मेट्रो है, बॉम्बे मेट्रो है, तो डीएमआरसी है, बीएमआरसी है, इनमें भी वैकेंसी आती है, एलएमआरसी है, तो आप इसमें भी इलेक्ट्रिकल्स के लिए वैकेंसी आती है, तो आप इसमें भी अप्लाई करिएगा और जरूर इसको पेपर को दे के आइएगा। उसके बाद अच्छा इसका लेवल बता देता हूँ, जो मेट्रो रेल का था, जो जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जेई और आरआरबी जेई, वो वाले बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और जब भी वैकेंसी आए आराम से वो निकाल ले जाएंगे। उसके बाद है हमारे लास्ट स्टेट लेवल एग्जाम। भाई हर स्टेट में जेई लेवल की वैकेंसी आती हैं, जो स्टेट लेवल का बोर्ड होता है वो जेई लेवल की वैकेंसी निकालता है, वो भी दे सकते हो। 2-3 जेई लेवल की वैकेंसी आती है, लेकिन देखो मैंने स्टेट लेवल को सबसे एंड में इसलिए रखा है, मैं बता देता हूँ। स्टेट लेवल की वैकेंसी एक तो हर साल नहीं आती है, साथ ही में स्टेट लेवल वैकेंसी, देखो मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी को बताता हूँ, यूपी का इतना गंदा सीन है। 2016 की वैकेंसी 2017 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, अभी 2022 है। तो स्टेट लेवल एग्जाम्स पे आप उतना डिपेंड नहीं रह सकते। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, यहाँ की जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, यूपी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, हर स्टेट को टारगेट कर रहा हूँ। हर स्टेट क्या करती है कि जब इलेक्शन आएंगे तो वैकेंसी आएंगी, फिर दोबारा से जब इलेक्शन आएंगे तब उन्हें रिजल्ट का याद आ रहा, एग्जाम कराने की याद आ रही होगी। तो इतना गंदा सीन होता है यूपी का। तो स्टेट लेवल एग्जाम को आप टारगेट मत करो, लेकिन जैसे एसएससी जेई की तैयारी कर लो, इसमें जेई की वैकेंसी आती है, तो फॉर्म भरो, 2 साल बाद पेपर हो, 3 साल बाद पेपर हो, जब का जब देखा जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर 1 साल में पेपर हो गया और कोई अच्छा सीएम आ जाता है, कोई अच्छी गवर्नमेंट मतलब आपकी स्टेट में ऐसा कुछ हो जाता है, तो जल्दी पेपर हो जाएगा, तो जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप स्टेट लेवल एग्जाम को टारगेट मत करना, टारगेट और एग्जाम्स को ही करना है, इनको तो ये है कि तैयारी करना है। हाँ अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस मैच कर रहा है तो इस एग्जाम को आप फॉर्म भरो और फॉर्म दे के आओ। अब देखो ये तो हो गए एग्जाम्स, अभी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जो शायद इनसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी, कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करते वक्त। देखो एक डाउट ये आता है कि अगर मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं एसएससी जेई लेवल जैसे लेवल को क्रैक कर सकता हूँ? क्योंकि गेट हार्ड होता है, एसएससी जेई सिंपल होता है।
तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो जेई लेवल के, एसएससी जेई नहीं कह रहा, आरआरबी जेई या कोई भी जेई, जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस गेट और ईएससी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखो आप दो एक चीज पे सेट रहिए, या तो आप जेई लेवल एग्जाम को टारगेट करो, ठीक है, उनका सिलेबस सेम होगा, या आप गेट ईएससी और इसरो जैसे एग्जाम्स को टारगेट करो, क्योंकि ये हायर एग्जाम होते हैं, टफ एग्जाम होते हैं और इनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप सोचो मैं गेट भी दूंगा, एसएससी जेई भी दूंगा, आरआरबी जेई भी दूंगा, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। और साथ ही में अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं है, आपने डिप्लोमा में उतने से अच्छे से अपनी इंजीनियरिंग नहीं करी, या आपको टेक्निकल पढ़ने में मजा नहीं आता, आपको लगता है कि आप टेक्निकल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके अंदर ऐसा लगता है यार मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि नॉन टेक्निकल बैंक के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है आपका, और भी एग्जाम होते हैं, और जैसे रेलवे में एनटीपीसी वगैरह होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। लेकिन इन एग्जाम्स में क्या होता है, देखो ये सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा होता है डिप्लोमा या बीटेक के अंदर वो पूछा जाता है। लेकिन जैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल में क्या पूछा जाएगा, आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये चीजें पूछी जाती हैं जो कि आप बीटेक में नहीं पढ़ते हो या डिप्लोमा में नहीं पढ़ते हो, उसके लिए फिर आपको अलग से पूरा टाइम देना होता है, 1 साल 2 साल। लेकिन आज के टाइम में मैं मोस्ट ऑफ द बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू देखता रहता हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे जिन्होंने एसएससी सीजीएल टॉप किया है, जिन्होंने बैंक टॉप किया है, आफ्टर इंजीनियरिंग करी, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद किसी ने जॉब करी, किसी ने डायरेक्ट तैयारी करना शुरू कर दिया, किसी ने टेक्निकल की तैयारी करी, फिर उसको समझ में आया कि मैं टेक्निकल क्रैक नहीं कर पाऊंगा, फिर उसने नॉन टेक्निकल, क्योंकि देखो नॉन टेक्निकल ये मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह एक बीए बीएससी वाले बंदे का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका उतना माइंड डेवलप नहीं होता जितना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होता है, तो वो आराम से क्रैक कर ले जाता है नॉन टेक्निकल एग्जाम। तो ये छोटी सी मतलब मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ओपिनियन, चाहे इस वीडियो के, अगर आप अभी तक यहाँ इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका ओपिनियन इस वीडियो के आगे जो भी है, गलत सही, जो भी आपको गलत लगा, जो भी इस वीडियो के बारे में सही लगा, प्लीज लिख के जाओ। गलत जो भी होगा उस पर मैं काम करूंगा, नेक्स्ट वीडियोज में अपडेट करूंगा उस पर। और अगर अच्छा लगी है आपको ये वीडियो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप कुछ चीजें अच्छी लिखोगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।